हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आया हूँ यहाँ पर डिस्कशन के लिए मेंस का जो पेपर अप्रैल में होने वाला था, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आखिर फाइनली जुलाई में ये पेपर हुए। तो ये जो पेपर हुए हैं इन सभी का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो अभी इस वक्त मैं शुरू करूँगा केमिस्ट्री पार्ट में 20th जुलाई का शिफ्ट 1 का जो पेपर है केमिस्ट्री का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्या दे रखा है देखिए, कंपाउंड ए इज कन्वर्टेड टू बी ऑन रिएक्शन विद CHCl3। व्हाट इज CHCl3? दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ओके, ये दे रखा है CH3 एंड KOH। द कंपाउंड B इज टॉक्सिक and can be decomposed by C. A, B and C respectively are। बताना है कि इसमें A, B, C क्या होंगे। तो जो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, क्या दे रखा है? सेकेंडरी अमाइन, नाइट्राइल कंपाउंड। नाइट्राइल का मतलब कौन सा कंपाउंड होता है? नाइट्राइल से मतलब साइनाइड कंपाउंड। और एक और दे रखा है कॉन्सेंट्रेट NaOH। सेकेंड ऑप्शन गिवन है प्राइमरी अमाइन, आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट दे रखा है आइसोनाइट्राइल। तो बेसिकली आइसोनाइट्राइल होता क्या है? दिस इज आइसोसाइनाइड। अगर साइनाइड है तो हम बोलते हैं नाइट्राइल, और अगर आइसोसाइनाइड है तो कहा जाता है आइसोनाइट्राइल। तो यहां पर देखो ऑप्शन वाइज अगर हम कहें तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ही होगा। कैसे होगा सेकंड, जरा देखिए। इस केस में ये हम ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर मॉलिक्यूल लिखा RNH2। ओके, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। ओके, when this compound reacts with chloroform CHCl3 in the presence of KOH। बताइए इस केस में कंपाउंड क्या बनता है? तो हमें याद है when 1 degree amine reacts with chloroform in basic medium, तो इस केस में कंपाउंड बनता है RNC। ठीक है, ये हुआ अल्काइल आइसोसाइनेट। ये कंपाउंड टॉक्सिक भी होता है और एक इसमें स्मेलिंग कंपाउंड भी होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनेट टेस्ट। ओके, इसके बाद इसकी जब रिएक्शन हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट NHCl से कराएं, कॉन्सेंट्रेट HCl से कराएं, तो फिर ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है RNH2 में, प्लस साथ में बनता है HC डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर इस केस में देखिए, अगर मैं अब इसकी बात करूं तो इसमें ABC क्या होंगे? तो A तो यहां पर होगा ये वाला कंपाउंड 1 डिग्री अमाइन, ये हो गया A। B यहां पे कौन होगा? आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा हुआ है यहां पर द कंपाउंड B इज टॉक्सिक एंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय C। मतलब C से वो डिकम्पोज हो रहा है, तो C यहां पर कौन है? C यहां पर है कॉन्सेंट्रेट HCl, ये हो जाएगा C। तो ओवरऑल जो इसके नेमिंग, इसके जो कंपाउंड होंगे वो हम कहेंगे RNH2 1 डिग्री अमाइन, देन B यहां पर हो जाएगा RNC आइसोसाइनाइड, और थर्ड जो C कंपाउंड होगा वो होगा HCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम यहां पर कहेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और ये देखिए, ये इसका रिटर्न सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। 1 डिग्री अमाइन है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH है। यहां पर हम ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से पहले बनता है आइसोनाइट्राइल, जो कि H3O मींस HCl से रिएक्शन करके क्या बना देता है? RNH2 प्लस फॉर्मिक एसिड। तो परफेक्ट जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। According to the valency bond theory, the hybridization of central metal atom is DsP2 for which one of the following compound? ठीक है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन है और NCERT पर बेस्ड है, और NI के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है ये, साइनाइड, क्लोराइड और कासियो। हेलो, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज DsP2 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये NI के कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हैं जिन पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। NI का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में कितना है? +2। और ये वीक फील्ड लिगेंड है कौन? क्लोराइड। तो पैरिंग नहीं करा पाएंगे इलेक्ट्रॉन की। 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
3d ऑर्बिटल में 4s और 4p वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे, यही हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा किसमें? Na2 NiCl का हॉल NiCl4 में। इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स में तो। और जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें? Na+2 है, 3d8 पैरिंग नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी 3d8, 3d9, 3d10 में। लिगेंड आप कोई भी ले लो। तो इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, 4s 4p 4d हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ये जो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा इनर सेल का या 3d ऑर्बिटल का, और यही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा साइनाइड के प्रेजेंस में। NiCO का हॉल 4 में Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और 4s के इलेक्ट्रॉन आपको सभी कंडीशंस में 4s ऑर्बिटल तो वैकेंट चाहिए, यानी s ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल का वैकेंट चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करा दोगे आप? 3d ऑर्बिटल में आ जाएंगे 4s के, वैकेंट हो जाएगा 4s। और इस तरह से फिर हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होगा NiCO का हॉल 4 में। The side in which compounds have different nature is, तो ये जानते ही हैं, जो मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं, यूजुअली अगर अपन कहें मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, यूजुअली ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स यूजुअली कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। और नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स के अगर अपन ले लें, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स या उनके हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स, वो यूजुअली कैसे होते हैं? एसिडिक। नॉन मेटल एंड मेटालॉइड, इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड यूजुअली कैसे होते हैं? एसिडिक। यूजुअली एसिडिक होंगे। और ये एम्फोटेरिक तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जनाबे आली ने आज सब पंजाबी सॉन्ग बेकार गाए। तो ये जिंक का ऑक्साइड, जिंक का हाइड्रो ऑक्साइड कैसे होंगे? ये एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रो ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। आर्सेनिक का ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। एंटीमनी का ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। लेड के दोनों ऑक्साइड +2 +4 में एम्फोटेरिक। टिन के दोनों ऑक्साइड +2 +4 में एम्फोटेरिक। बेरिलियम का ऑक्साइड एंड बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। और गैलियम के दोनों ऑक्साइड +1 में एंड +3 में ये एम्फोटेरिक होंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक के ये सारे एम्फोटेरिक हैं। तो ये फर्स्ट वाला एसिडिक, ये
बी एसिडिक, दोनों एसिडिक। ये वाला आपका एसिडिक, ये एम्फोटेरिक, ये तुम्हारा बेसिक, ये बेसिक, ये एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक। तो आंसर 2 होगा, इसमें दोनों का नेचर डिफरेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यहां पर हमें कंपाउंड दे रखा है साइक्लोहेक्सीन, इसका रिएक्शन करवा रखा है KMnO4 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इट मींस हम क्या बोलेंगे, दिस इज एसिडिक KMnO4 और टेम्परेचर साइन भी दे रखा है, मतलब ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रही है। हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट। ओके, सेकंड में ही साइक्लोहेक्सीन हमें दे रखा है, KMnO4 दे रखा है, बट साथ में यहाँ पर वाटर है। इसका मतलब ये जो KMnO4 ये डाइल्यूट फॉर्म में है और यहाँ पर टेम्परेचर भी दे रखा है जस्ट 273 केल्विन। मतलब अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो ये जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर तो एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन वाटर के वजह में लो टेम्परेचर पर ये जो रिएजेंट होता है इसको हम बोलते हैं एक तरह से बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। तो हमें याद होना चाहिए कि यहां पर अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेंगे तो उस केस में क्या होता है, ये जो साइक्लोएल्कीन होती है, ये जो साइक्लोएल्कीन है इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां पर है कौन, CH, यहां पर भी कौन है, CH। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और अप टू लास्ट कार्बन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा आखिरी कार्बन तक। तो यहां पर इस केस में ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बनेगा COOH और ये भी हो जाएगा COOH। इट मींस पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ये जो कार्बन होंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यही इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ओके, बट अगर हम इससे रिएक्शन करें ये कैसे बिहेव करेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और इस केस में यहां पर जो साइक्लोहेक्सीन हमने लिया था, ये साइक्लोहेक्सीन हमने लिया है, इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और इस केस में कंपाउंड बनता है यहां पे ग्लाइकॉल, ये कंपाउंड बनता है ग्लाइकॉल। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब हम देखें इसमें ऑप्शंस यहां पर क्या होगा। इसमें दे रखा है हमें ऑप्शन फर्स्ट क्या गिवन है, कंपाउंड A इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट, एंड कंपाउंड B इज डाइऑल। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है ये हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। और चूंकि ये एक बेयर्स रिएजेंट है, हालांकि बेयर्स रिएजेंट का जो कंप्लीट लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। तो चूंकि यहां पर हमें ऐसा कोई कंसंट्रेशन वगैरह नहीं दे रखी है, वाटर दे रखा है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, बेयर्स रिएजेंट ही मानेंगे। और बेयर्स रिएजेंट एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकॉल में, डाइऑल में। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन नंबर 5 क्वेश्चन। यहां पर हमें ये कुछ कंपाउंड्स गिवन है, ठीक है। हमसे कहा गया विच अमंग द अबव कंपाउंड्स डज डू नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर व्हेन ट्रीटेड विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो बेसिकली क्या है कि ये कंपाउंड है, इसमें बस बताना है कि टॉलरेंस रिएजेंट से अगर हम इनकी रिएक्शन कराएं तो कौन पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, इसको हम क्लास में काफी पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हर जो भी पेपर वगैरह होते हैं या जो डीपीपीज वगैरह आप सोल्व करते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आया होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करा होगा। मतलब मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पता होना चाहिए टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन कौन देता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कंपाउंड देगा RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड के अलावा फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है, बिकॉज फॉर्मिक एसिड में भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक ये इस टाइप के कंपाउंड RCH, यहाँ पर लिखा OH, यहाँ पे लिखा OR, ये कौन से कैटेगरी होती है कंपाउंड की। तो यहाँ पर तुम्हें पता होगा जिस किसी कार्बन पर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो एंड 1 अल्कोक्सी ग्रुप हो, अल्कोक्सी का मतलब कौन सा ग्रुप, ईथर ग्रुप है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हेमी एसिटल या फिर हेमिकीटल। बट चूंकि यहां पर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
तो ये हेमी एसिटल होता है और हेमी एसिटल भी टॉलेंस रीजन टेस्ट देता है। तो यहां पर इनमें से हम देखें कि ये जो हमें कंपाउंड दे रखा है, ये कंपाउंड जो हमें दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें से कौन कौन कंपाउंड ये टेस्ट देंगे। तो यहां पर देखो फर्स्ट वाले केस में, इस केस में यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, तो एल्डिहाइड तो ये टेस्ट डेफिनेटली देगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकेंड कंपाउंड, अब अगर ठीक से आप देखो तो सेकेंड कंपाउंड ये एक इनोल फॉर्म गिवन है, इनोल फॉर्म गिवन है। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा टोटामेरिज्म, टोटामेरिज्म में क्या होता है, कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट होता है, देन वो इनोल वापस कीटो में कन्वर्ट होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यहां पर तुम्हें कीटो ना देकर तुम्हें इनोल फॉर्म दे रखा है, ठीक है, तो इस इनोल फॉर्म को हम टोटामराइज करा दें, ठीक है। कैसे होगा, यहां पर कौन है, कार्बन, यहां पे कौन है, CH2 ग्रुप है, तो इनोल से कीटो कैसे बनाएंगे, इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यहां पर आएगा, इस कार्बन के पास आएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो हमें यहां पर मॉलिक्यूल मिलेगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3, ये कंपाउंड बना एसीटोन। तो ये जो यहां पर गिवन फॉर्म है इनोल फॉर्म, ये इस एसीटोन का इनोल फॉर्म है, हमने इसको कीटो में चेंज करा, हमें मिला एसीटोन, और एसीटोन में कौन सा ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, पता है, तो ये जो कंपाउंड होगा ये टेस्ट नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट आइए यहां पर ये वाला केस देखिए, इस वाले केस में फिर से देखो, यहां पर ये जो हमें दे रखा है ये भी एक इनोल फॉर्म है, ये भी इनोल फॉर्म है। इस इनोल का अगर हम टोटामर बनाए, मतलब इसको कीटो में कन्वर्ट करें हैं, तो कैसे होगा सोच के बताइए। यहां पर ये C है, यहां पर ये CH है, इनोल से कीटो कैसे बनाएंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप का H इस वाले कार्बन पर लाएंगे और डबल बॉन्ड को यहां लेके जाएंगे, तो ये जो कंपाउंड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये होगा CH एंड डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड बनेगा। तो ठीक से अगर देखो तो यहां पर ये भी किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप में, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है तो ये भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। एंड लास्ट वाले की हम बात करें यहां पर, तो इस केस में देखो यहां पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हमें कैटेगरी पता करना है कि ये किस फैमिली को बिलोंग करेगा। तो यहां पर इस कार्बन पे देखो 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, एंड इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, और ऑक्सीजन से फर्दर यहां पे कार्बन है, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप हुआ, ये हुआ अल्कोक्सी ग्रुप। तो दोनों अल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी एक ही कार्बन पर है, और जिस कार्बन पर ये अटैच्ड है उसके पास हाइड्रोजन भी तो है, तो ये साइक्लिक हेमी एसिटल होगा। अब हेमी एसिटल ओपन चेन हो या साइक्लिक हो, है तो एसिटल, और जितने भी हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, तो ये वाला कंपाउंड भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। अब इसमें बताइए टोटल 4 कंपाउंड में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, सेकंड भी टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, फोर्थ भी टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, ये भी देगा, ये भी और ये भी। थर्ड वाला कंपाउंड टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है। तो अगर हम आंसर यहां पर देखें तो इस केस में यहां पर हमसे पूछा हुआ है डज नॉट फॉर्म, तो जरा बताइए इस केस में यहां पर ऐसा कौन सा है जो टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। आंसर वाइज देखें, फर्स्ट दे रखा है ओनली सेकंड, तो ओनली सेकंड तो ये तो गलत है। उसके बाद सेकंड दे रखा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट के बाद इसमें मैंने गड़बड़ कर दिया है, ये सेकंड वाला टेस्ट नहीं देगा। कौन टेस्ट देगा, थर्ड वाला, ये तो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सेकंड वाला। फर्स्ट भी टेस्ट देगा, थर्ड भी टेस्ट देगा एंड फोर्थ वाला कंपाउंड भी ये टेस्ट देता है। तो परफेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ इज इन द यूज ऑफ। देखिए केमिस्ट्री ने एवरीडे से ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। इसमें दे रखा है क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग, हमको यहाँ पर बताना ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ इज इन द यूज ऑफ। ठीक है, फर्स्ट इज क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग ऑफ पेपर, लिक्विडिफाइड CO2 फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। थर्ड दे रखा है
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अलोन फॉर वॉशिंग क्लॉथ, और एक दे रखा है टेट्राक्लोरोइथीन फॉर लॉन्ड्री। तो यहां पर इस केस में देखिएगा, यहां पर जो इसका परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ड्राइक्लीन होता है, ड्राइक्लीन में लिक्विड CO2 यूज में लिया जाता है, लिक्विड CO2 यूज में लिया जाता है। पहले ये भी लिया करते थे यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली ये जो कंपाउंड होते हैं ये कैंसर प्रोन कंपाउंड होते हैं, मतलब इससे ह्यूमन को कैंसर हो सकता है। तो पहले तो खैर ये कंपाउंड लिया करते थे, लेकिन अब इनका यूज काफी हद तक कम हो चुका है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो परफेक्ट आंसर अब हम कहेंगे, एकदम सही आंसर होगा, वो हो जाएगा लिक्विडिफाइड CO2। ठीक है, मीन्स सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, हमें यहाँ पर ABCD 4 स्ट्रक्चर गिवन है। कहा गया है अमंग द गिवन स्पीशीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन्स आर। किस किस में रेजोनेंस होता है? तो बेसिकली अगर हम कहें तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और GOC से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस वगैरह। तो यहां पर इस केस में देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ये जो C पॉजिटिव है, बेंजीन से अटैच्ड जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। और अगर बेंजाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा? यहां पर बेंजीन का पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ डीलोकलाइज होगा, इट मींस A ऑप्शन में तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, B ऑप्शन की बात करें तो यहां पर भी देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देन पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस यहां पर कॉन्जुगेशन का टाइप किस टाइप का है? तो यहां पर हम कहेंगे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, इट मींस सेकंड ऑप्शन में भी रेजोनेंस होगा। ओके, C की बात करें तो C में देखो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि यहां पर किसी टाइप का कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं। कैसे? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड ये है और ये भी सिंगल बॉन्ड है। अगर 2 सिंगल बॉन्ड के बाद फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसमें कोई पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता है, इट मींस ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ओके, D ऑप्शन की बात करें तो यहां पर भी सेम वही कंडीशन आ रही है। देखो यहां पर हमें कौन गिवन है इस जगह? यहां पर हमें CH3 गिवन है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, और इस डबल के और इस डबल के बीच में भी 2 सिंगल बॉन्ड है। इट मींस कॉन्जुगेशन तो यहां पर भी प्रेजेंट नहीं है, इट मींस यहां पर भी कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर इस केस में देखो, अब जो परफेक्ट आंसर इसका होगा क्या बोलेंगे? ABCD में से खाली A और B ही रेजोनेंस शो कर रहा है। तो ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें यहां पर तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, A एंड B ओनली। और ये देखिए इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, दे रखा है A एंड B ओनली इन रेजोनेंस। फर्स्ट वाले में तो रेजोनेंस होगा, तो इसका जो RS बनेगा वो ये वाला RS बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फर्स्ट से ये बनेगा, इस वाले से फिर ये बनेगा, ये इसके बेंजाइल कार्बोकेटाइन के डिफरेंट RS यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद B की बात करें तो B में भी क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये भी रेजोनेंस शो करेगा। तो ओवरऑल क्या कहेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। The metal that can be purified economically by fractional distillation method, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। ये प्रिंसिपल है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए, वो किन के लिए यूज में लाते हैं? जिन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो मेटल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, उनके लिए क्या लाते हैं यूज्ड में? यूज्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर प्यूरिफिकेशन। ये जो मेटल है जिंक, कैडमियम, मरकरी,
इनका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है 3d10, 4d10, 5d10। तो इनमें डी ओवरलैपिंग नहीं होती, और डी ओवरलैपिंग नहीं होने से बीक क्या होते हैं इनके अंदर, मेटालिक बॉन्ड, और बीक मेटालिक बॉन्ड होने से इनके लो क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके लिए यूज में लाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जिंक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। कह रहा था कंडीशन गिवन बिलो आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग टिंडल इफेक्ट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको याद होगा टिंडल इफेक्ट सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो टिंडल इफेक्ट कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, देखिए तो कह रहा है डायमीटर ऑफ द कोलाइडल पैरामीटर इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है? तो देखिए आपको पूरा जो स्टोरी, क्योंकि ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसकी पूरी स्टोरी आपको लिख दी गई है। जो इसका आंसर है मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है सी पार्ट, द डायमीटर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आप टिंडल इफेक्ट डालोगे सरफेस केमिस्ट्री में टिंडल इफेक्ट, तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कैसे कैसे टिंडल इफेक्ट होता है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। The dihedral angle in H2O2 in gaseous phase is 90.2 degree and in solid phase is 111.5 degree। ये रॉन्ग है। गैसियस फेज में डाइहेड्रल एंगल बड़ा होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में हाइड्रोजन इस कंपाउंड में दे रखा है, गैसियस फेज में डाइहेड्रल एंगल बड़ा होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। द चेंज इन डाइहेड्रल एंगल in solid and gaseous phase is due to the difference in the intermolecular forces। करेक्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बदलेंगे इसलिए डाइहेड्रल एंगल गैसियस और सॉलिड में अलग होगा। ये दे रखा है जैसे आपको ये 111.5 डिग्री गैसियस फेज में इसका डाइहेड्रल एंगल होता है, सॉलिड में 90.2। ये बड़ा होता है गैसियस फेज में, और गैसियस फेज में ये वाला एंगल जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ऐसे बॉन्ड लेंथ ये बड़ी होती है, बॉन्ड लेंथ ये छोटी होती है, फिर इसमें ये छोटी ये बड़ी हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है ऑर्लोन फाइबर आर मेड अप ऑफ। तो सिंपल क्वेश्चन है, पॉलीमर से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दे रखा है भाई ऑर्लोन बेसिकली होता है क्या है, किसका नेम होता है, पॉली एक्राइलोनेट्राइल का ही होता है। तो पॉली एक्राइलोनेट्राइल यहाँ पर किसका पॉलीमर होता है, एक्राइलोनेट्राइल का। एक्राइलोनेट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये तो इजी क्वेश्चन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CN। दिस कंपाउंड इज एक्राइलोनेट्राइल। एक नाम और होता है इसका, कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है विनाइल साइनाइड। तो विनाइल साइनाइड कहो या फिर एक्राइलोनेट्राइल कहो, एक ही बात है। इसका अगर हम यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करा दें तो बताइए इस केस में क्या कंपाउंड बनता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, CHCN यहाँ पर डाउन साइड में आ जाएगा। तो इसके यहाँ पर जो N मॉलिक्यूल होंगे, ये हमने लिखा इसके N मॉलिक्यूल, बिकॉज पॉलीमराइजेशन में कई सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा N, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पॉली एक्राइलोनेट्राइल ऑर्लोन, यही होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, वही एक्राइलोनेट्राइल यहाँ पर गिवन है, पॉलीमराइजेशन दे रखा है, और ये इसका पॉलीमर पॉली एक्राइलोनेट्राइल, शॉर्ट में इसको पेन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो परफेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन रिएक्शन 3-bromo-2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का रिएक्शन हमें करवाना है एथाइल अल्कोहल से, ठीक है। टेम्परेचर भी है यहाँ पर, और इसमें बनेगा मेजर प्रोडक्ट ए, हमें बताना है, प्रोडक्ट ए बताना है। तो ये कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं, दे रखा 2-हाइड्रोक्सी 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2-इथॉक्सी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक तो अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है डेफिनेटली यहाँ पर 3 ब्रोमो है, तो ये
जो चैप्टर है वो अल्काइल हैलाइड का है, क्वेश्चन किसका है, अल्काइल हैलाइड से है। और एक खास बात पता है क्या है, इस क्वेश्चन में इन्होंने आईयूपीएससी भी मिक्स कर दिया। मतलब जिसको आईयूपीएससी नहीं आता होगा उसके लिए फिर ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, बिकॉज यहां पर तुम्हें कंपाउंड का तुम्हें नेम दे रखा है, नेम दे रखा है तो पहले क्या करोगे, इस कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके साथ फिर हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और बनाने के बाद फिर हम उसका आईयूपीएससी नेम बनाएंगे और फिर उस आईयूपीएससी नेम को हम इन ऑप्शंस से मैच कराएंगे। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में को सोल्व कर, इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो आना चाहिए, साथ में तुम्हें आईयूपीएससी भी आना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा। सबसे पहले हम ये देखें इसमें रिएक्टेंट कौन है। तो रिएक्टेंट यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, आखिर स्ट्रक्चर है क्या। तो यहाँ पर ठीक से समझना, हमें दे रखा है 3 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ करें, सबसे पहले हम ड्रॉ करें यहाँ पर ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन का चेन, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 4 कार्बन का चेन ड्रॉ करा, चलिए ठीक है। इसके नंबरिंग भी कर लेते हैं रैंडमली, हमने लेफ्ट से नंबरिंग करा 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा, 3 ब्रोमो, तो 3 पर हमने यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2 पर हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी CH3 लगा दिया। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं C2H5OH से, ठीक है, एथाइल अल्कोहल से। ठीक से देखो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दे रखा है, टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, ये SN1 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। कैसे होगा रिएक्शन SN1, सबसे पहले क्या होगा, यहां से ये Br लीव करेगा, इस पर चार्ज प्लस आ जाएगा। देखो ये बना रखा है इसका हमने, यहां पर ये दे रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, 3 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल से हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो रिएक्शन का टाइप कैसा होगा, SN1 टाइप होगा। SN1 में क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो यहां से Br- ने लीव करा, यहां पे बना कार्बोकैटायन, ठीक है। अब हमको पता है जब कभी किसी रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन जनरेट होता है तो फर्दर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज होगा, ठीक है, बाय 1-2 शिफ्टिंग। तो यहां पर ये जो कार्बोकैटायन है अब ये शिफ्ट होगा, कैसे, यहां से यहां पर मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये CH3 इस कार्बन पर आ गया, यहां पर आ गया। अब प्लस किस पर होगा, अब इस वाले कार्बन पे ये चार्ज प्लस आएगा, और जब इस पे प्लस आएगा तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। और अगर ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, अब इस पर अटैक किसका होगा, इथाइल अल्कोहल का, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस वाले कार्बन को। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, बट O पे चार्ज प्लस आएगा। और जैसे ही O पे चार्ज प्लस आएगा, यहां पर ऑक्सीजन कैसा एटम है, ट्राईवैलेंट है। ऑक्सीजन का फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड। और ऑक्सीजन की स्टेबल फॉर्म क्या होती है, डाइवैलेंट। ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है। तो अब ये क्या करेगा, फाइनली यहां से H+ को रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद यहां पर इस वाले कार्बन से OC2H5 अटैच्ड हो जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। और अगर ये कंपाउंड बना है तो यही मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब हमें क्या करना है, इसका बस आईयूपीएससी नंबर लिखना है। तो फिर से आईयूपीएससी आना चाहिए। बताइए कितने कार्बन का चेन, ये 4 कार्बन का चेन है। नंबरिंग कहां से करी, यहां से नंबरिंग करी। वहां से नंबरिंग क्यों करी, बिकॉज ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मिनिमम आ रही है लेफ्ट से करने पर। तो क्या बोला जाएगा, 2 नंबर पर कौन कौन है, 2 नंबर पर इथाइल भी है, सॉरी 2 नंबर पर मिथाइल है, 3 नंबर पर मिथाइल है, और 2 नंबर पर इथॉक्सी भी है। तो नेम क्या हो जाएगा, 2-इथॉक्सी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो जरा ये देखिए, इसका जो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 है, ये देखिए 2-इथॉक्सी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस नेम को यहां पर हम इस स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर हम कहेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक है। तो ये लिगेंड पे डिपेंड करेगा। पहले तो आप ये देखो स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, डेल्टा एस पी, फिर डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल में, फिर डेल्टा टी टेट्राहेड्रल में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, एन सी एन का होल 4 2 माइनस, ये स्क्वायर प्लेनर है। इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होने से स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। NiH2 का होल 6 2 प्लस, ये ऑक्टाहेड्रल है। और NiCl का 4 2 माइनस, ये टेट्राहेड्रल है। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी इसमें है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी यानी ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, कम वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर जाने पर जो डेल्टा की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है, तो जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। लैम्डा एब्जॉर्ब इधर जाने पर क्या होगा, ये एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो कम वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो लैम्डा एब्जॉर्ब इधर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है आपको, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है जैसे विबग्योर। इधर जाने पर ये वेवलेंथ बढ़ने से कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर क्या होगा, वेवलेंथ कम हुई है, वेवलेंथ यहां पर कम हुई है, ये बड़ी है, सॉरी वेवलेंथ बड़ी है, ये कम वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, यानी यहां से करेगा। तो इंटेंसिटी उस कलर की, ये जब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो इधर वाले कलर दिखेंगे, तो इंटेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कलर इंटेंसिटी, और ये वाला इसकी वेवलेंथ, इसको ज़्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन चाहिए, यानी यहाँ से चाहिए फोटोन, तो कलर इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ कलर इंटेंसिटी क्या होगी, इनकी बढ़ जाएगी। तो क्या ऑर्डर होगा कलर इंटेंसिटी का, NiCl4, फिर ये आंसर थर्ड होगा इसका। An inorganic compound acts on treatment with concentrated H2SO4 produces brown fumes and gives dark brown ring with FeSO4 in presence of concentrated H2SO4. Also, compound X gives precipitate by when its solution in dilute HCl is treated with H2S gas. The precipitate by on treatment with concentrated HNO3 followed by excess of NH4OH further gives deep blue colored solution compound XH। ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले तो आपने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया X और ट्रीटमेंट किया विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या फॉर्म हुए आपको, ब्राउन यहाँ पर फ्यूम्स बने एंड गिव्स डार्क ब्राउन रिंग विथ FeSO4, और ये ब्राउन फ्यूम्स बने, इसने डार्क ब्राउन रिंग बना ली FeSO4 के साथ। तो ये आपके नाइट्रेट या नाइट्राइट हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, ये नाइट्रेट या नाइट्राइट हो सकते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट है, सब में नाइट्रेट है, दो में नाइट्राइट भी है, तो ये टेस्ट तो दोनों देंगे, NO3 माइनस भी देगा और NO2 माइनस भी देगा। FeSO4 डालोगे, पहले H2SO4 डालोगे आप, तो H2SO4 डालने पर तो क्या बनेगा,
H2SO4 और FeSO4 दोनों डाल देंगे। चलो, तो पहले तो NO बनेगी और NO क्या बनाएगा, ब्राउन रिंग बनाएगा, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट तो ये दोनों देंगे, नाइट्राइड नाइट्रेट, ये तो कॉमन हो ही गए। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ऑल्सो कंपाउंड X गेव प्रेसिपिटेट बाय, ये कंपाउंड जो X है वो बाय प्रेसिपिटेट बनाएगा व्हेन सॉल्यूशन इन डाइल्यूट HCl इज ट्रीटेड विथ H2S। अब ये आपने पढ़ा होगा सॉल्ट एनालिसिस में, एसिडिक मीडियम में H2S पास करते हैं तो कौन से ग्रुप के रेडिकल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सेकेंड ग्रुप के। अब सेकेंड ग्रुप में तो इसमें कौन है, कॉपर भी है और लेड भी है, तो दोनों प्रेसिपिटेट बनाएंगे। द प्रेसिपिटेट बाय ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड HNO3 फॉलोड बाय एक्सेस ऑफ NH4OH फर्दर गिव डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन कंपाउंड X। डीप ब्लू कलर का जो कंपाउंड बनाएगा वो कॉपर बनाएगा। डीप ब्लू कलर का कंपाउंड, कॉपर का जो सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, उसके कंपाउंड का कलर डीप ब्लू होगा। तो इधर ब्राउन रिंग बन जाएगी। कॉपर का जैसे आपने कंपाउंड लिया डाइल्यूट HCl H2S डालेंगे तो कॉपर सल्फाइड बनेगा। कॉपर सल्फाइड कंसंट्रेट HNO3 में डिजोल्व होकर कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। एक्सेस में NH4OH डालेंगे, कॉपर का अमोनिया के साथ डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। कंपाउंड हमें दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें बताना है इसमें से इसका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहां पर इस केस में देखिए नंबर 1 दे रखा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड है एनिमल स्टार्च। अब ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से लिया गया है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, बिल्कुल सही है, ये एनिमल स्टार्च हम इसको बोलते हैं। सेकेंड नंबर है बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज मैक्स सेल्यूलोज पॉलीमर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमें यहाँ पर बताना है इनकरेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, यहाँ पर हम इस केस में बोलते हैं जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, इस केस में बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, इसके अंदर बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर थर्ड की, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अमाइलोज इज ए ब्रांच चेंज पॉलीमर, गलत। जो अमाइलोज होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, जिसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है। बेसिकली क्या है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है, जबकि अमाइलोपैक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, लेकिन ब्रांच चेंज पॉलीमर होता है, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, जिसमें 2 टाइप का लिंकेज होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज और एक 1,6 लिंकेज भी होता है। तो यहां पर जो थर्ड हमें दे रखा है उसमें लिखा हुआ है ब्रांच चेन पॉलीमर, अमाइलोज इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर, रॉन्ग स्टेटमेंट। अमाइलोज लीनियर पॉलीमर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, याद रखो, ठीक है। और जो फोर्थ दे रखा है स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बिल्कुल करेक्ट है, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट ऑप्शन होगा इनकरेक्ट वो थर्ड हो जाएगा, अमाइलोज इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर। याद रखो ये पॉलीमर, ये लीनियर पॉलीमर होता है अमाइलोज, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ रुमेन पर्पल द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ निनहाइड्रिन विद प्रोटीन्स। तुम्हें याद होगा ये जो क्वेश्चन है ये प्रोटीन का टेस्ट होता है, बहुत ही फेमस टेस्ट है, तो क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया जाता है, निनहाइड्रिन टेस्ट। तो इस केस में यहाँ पर पूछा हुआ है मतलब जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो बनता क्या है, जो पर्पल कलर का रिंग बनता है, तो बेसिकली ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन होता है। इसका रिएक्शन हम
एमिनो एसिड से कराते हैं, दिस कंपाउंड इज, इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड। जब ये रिएक्शन करता है तो इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी को हम बोलते हैं, एक पर्पल कलर रिंग आता है जिसको हम बोलते हैं निनहाइड्रीन टेस्ट, और उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो यही वाला प्रोडक्ट बनता है फाइनली। और सेट क्वेश्चन इसी पर ही पूछा हुआ है। तो देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से बायोमोलिक्यूल हम ले लें या फिर बायोमोलिक्यूल में एमिनो एसिड वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे है, पॉलीमर है, इनमें से हर साल ऑलमोस्ट हर पेपर में से क्वेश्चन आ रहे हैं और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो NCERT बेस्ड है। तो कहने का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 2-3 चैप्टर जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हर साल इसमें से क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर अब इस ऑप्शन को अगर हम मैच कराएं तो इसका ये ऑप्शन नंबर 2 से ये मैच करेगा, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other B is labeled as B. क्या कह रहे हैं ये? Assertion A, sharp glass edge become smooth on heating it up to its melting point. ठीक है, शार्प ग्लास एज जो becomes है वो स्मूथ हो जाएगी हीटिंग करने पर उसे मेल्टिंग पॉइंट तक। रीजन आर क्या कह रहे हैं? द विस्कोसिटी ऑफ ग्लास डिक्रीजेज ऑन मेल्टिंग। करेक्ट है, विस्कोसिटी तो क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर डायरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स कम होने से विस्कोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन से ठीक नहीं है। Chemical nature of the nitrogen oxide compound obtained from a reaction of concentrated nitric acid and P2O5। चलो, concentrated nitric acid ले लिया, P2O5 यहाँ किसका काम करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। इसमें से वाटर निकाल लेगा, जैसे ही वाटर निकालेंगे क्या फॉर्म होगा? N2O5 और इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये क्या बना लेगा? HPO3, इसका होल थ्राइस बन जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नेचर कैसा है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड, एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड बन जाएगा। P4O10 ले लिया यहाँ, P4O10, तो ये 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। S-block element react with oxygen to form an oxide of the formula MO2. The oxide is pale yellow in color and paramagnetic. The element M is, ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है ये। और सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं पोटेशियम, रोवेडियम और सीजियम। ये 3 एलिमेंट हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होंगे, O2-, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए ये पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होंगे। π* 2p2 और π* 2p1। The species given below that does not show disproportionation reaction is। तो मैंने कहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, लोअर में नहीं होगा। BRO जो 4 है माइनस है, इसमें हायर ऑक्सीडेशन में है ये, इसलिए इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। और बाकी सभी में मीडिएटर ऑक्सीडेशन में है तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। The number of lone pair of electrons
ऑन द सेंट्रल आयोडीन एटम इन द, सेंट्रल आयोडीन पे ही निगेटिव चार्ज रहेगा और ये दोनों आयोडीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इन पर भी 3-3 लॉन पेयर होंगे और सेंट्रल आयोडीन पर भी 3 लॉन पेयर होंगे। टोटल लॉन पेयर 9, लेकिन सेंट्रल आयोडीन पे पूछे तो 3। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में बात करते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एवरेज पर्सन नीड्स अबाउट 10,000 kg एनर्जी पर डे, मतलब 10,000 जो किलो जूल है एनर्जी एवरेज पर्सन को चाहिए पर डे के हिसाब से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज कितना जरूरत पड़ेगी इतनी एनर्जी के लिए। तो आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का कंबशन होता है, उससे एनर्जी मिलती है। तो आप ऐसे सोचो कि डेल्टा ग्लूकोज का कंबशन दिया है। अच्छा, कंबशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल का। तो 1 मोल यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि 2700 किलो जूल इक्विवेलेंट टू 180 ग्राम। ये देखिए सीधा, ठीक है। तो इतने किलो जूल में कितना होगा आंसर, एक लाइन का आंसर है। देख लीजिए सोल्यूशन में यही किया होगा, देखिए चेक करिए। क्या भाई बात समझ में आ रही है? एक लाइन का मतलब ये पेपर बहुत ही आसान सा पेपर था बेटा, तो आंसर आपके सामने है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी में जो इंटीजर पार्ट है उसका थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन, द सिंथेसिस 1.0 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल फ्रॉम इथाइल इथेनोएट ब्लैंक स्पेस इक्विवेलेंट ऑफ CH3MgBr reagent will be required। इंटीजर वैल्यू में हमें आंसर देना है। तो यहां पर देखो इस केस में हमें इथाइल इथेनोएट दे रखा है, तो इथाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3COO C2H5 का रिएक्शन अगर हम CH3MgBr से कराएं तो हमें कंपाउंड फाइनली क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बनाना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अल्कोहल है ये किस टाइप का अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रिग्नार्ड है इसके कितने मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर देखो क्या होगा, सबसे पहले हम इसका रिएक्शन किससे कराएं, CH3MgBr से कराएं। तो यही जो कंपाउंड है एस्टर है, एस्टर का मतलब एसिड डेरिवेटिव्स है। तो जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स है सब पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो रिएक्शन का टाइप क्या होता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, पढ़ा भी होगा। SNAE टाइप का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन देन एलिमिनेशन। तो इस केस में यहां पर क्या होगा, CH3 माइनस है, ये इस पर चार्ज डेल प्लस, इस पर चार्ज डेल माइनस, ये माइनस वाला इस पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3O C2H5 एंड यहां पर होगा O माइनस और MgBr। तो ये तो हुआ पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब उसके बाद एलिमिनेशन का नंबर कैसे, ये लोन पर पाई में कन्वर्ट होगा और यहां से इथॉक्सी ग्रुप लीव करेगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो अल्टीमेटली इसमें मॉलिक्यूल बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड बना एसीटोन। और हमको पता है एस्टर से बना एसीटोन, तो एसीटोन भी तो फर्दर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा। तो अब यहां पर इसकी रिएक्शन फिर से हम ग्रिग्नार्ड से कराएं तो क्या बनेगा, CH3MgBr। अब ये CH3 पर माइनस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ग्रिग्नार्ड, तो ऑर्गेनोमेटेलिक में कार्बन पे चार्ज नेगेटिव होगा तो ये फिर से इस पर अटैक करके पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करेगा। फाइनली क्या बनेगा, CH3C H3 देन O माइनस और इससे अटैच्ड होगा MgBr। एंड फाइनली जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो बस यही बताना है कि इस पूरी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए। तो यहां पर इस केस में देखिए अगर हम बात करें तो ग्रिग्नार्ड का एक मॉलिक्यूल तो ये रहा और एक ग्रिग्नार्ड का यहां पर ये भी रहा।
तो टोटल ग्रिग्नार्ड के 2 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट करा, तो अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहां पर कितना इक्विवेलेंट होगा, 2 आंसर होगा। तो याद रखिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ga प्लस आयन एटॉमिक नंबर 31 दिया है। बेटा Ga प्लस है तो एटॉमिक नंबर का 31 दिया तो Ga प्लस 30 हो गया। तो आप क्या करो, Ga का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने है Ga प्लस का। तो क्या लास्ट में किस ऑर्बिटल में, s में, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, वैलेंशियल 4th है इसका, तो वैलेंशियल में आप देखोगे s में इलेक्ट्रॉन है। तो आप सोचो कि s का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 0। आंसर आ गया, चेक कर लो। बताओ, आसान है? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता होगा? अगर जिन लोगों का ये क्वेश्चन गलत होगा तो सोचो कि इससे आसान क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ सकता है बेटा। तो बहुत ही मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीजर का कह रहा है 20 डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। क्या ये P0 बेंजीन दिया है आपको? देखिए P0 प्योर बेंजीन का प्रेशर एंड दैट ऑफ मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन का P0 दिया है, यानी दोनों के आपके P0 दिए हैं। P0 बेंजीन दिया है, P0 टोलुइन दिया है। ओके, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज एबव, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेपर फेज में, यानी YB पूछा है। ओके, तो YB अगर पूछा है YB, तो YB क्या होगा, XB P0B डिवाइडेड बाई XT P0T प्लस XB P0B। Y क्या होता है, PA बाई PB, तो PA क्या होगा, XB PB, समझ लो, ये देखो। और सीधे आपको जो है सीधे बेटा फॉर्मूले में रख देना है। ध्यान से देख लीजिए, करा वेपर प्रेशर बेंजीन का दिया है 70 एंड दैट ऑफ मेटीरियल ये हो गया। ओके, ठीक है। ओके, तो आपको जो है, अच्छा आगे भी दिया है, ये देखो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दिस। तो इक्विमोलर यानी XB का वैल्यू 0.5 हो गया और XT का वैल्यू भी 0.5 हो गया। चेक करो, इक्विमोलर है ना बेटा, इक्विमोलर में दोनों का एक एक मोल, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 1/2। चेक करो, देखिए, ये देखिए, क्लियर? मतलब मैं अब कुछ कह नहीं सकता, इससे आसान क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं हो सकता बेटा। सबसे आसान क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। नेक्स्ट, करा 250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH वाज एडेड इतना मोलर HCl। इसका मतलब क्या ये कहना चाह रहा है कि NaOH में HCl का रिएक्शन कराइएगा तो NaCl प्लस वाटर बनेगा। ओके, देखिए NaOH का 250 इंटू 0.5, तो यहां से आ जाएगा NaOH का 125 मिलीमोल्स, और इसका हो गया बेटा 500। चेक करो, तो लिमिटिंग कौन हो गया, NaOH, तो ये 0 हो गया, और ये आपका आ जाएगा 375 मिलीमोल्स रिमेनिंग HCl। पूछा क्या है, करा आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, क्या पूछा है, देखिए, द नंबर ऑफ अनरिएक्टेड HCl मॉलिक्यूल्स। तो ये मिलीमोल्स HCl के, तो मोल्स ऑफ HCl रिमेनिंग मतलब अनरिएक्टेड, तो ये आ जाएगा 375 इंटू 10 की पावर -3। चेक करो, अच्छा अगर ये -3 आ गया, इसके बाद आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या करोगे, जो मोल आया है उसको Na से, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सॉल्यूशन वही किया होगा। 375 मोल्स एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। बोलो, आसान सा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी का इंटीजर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अ सेमी कार्बेजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन इज। सिंपल सा क्वेश्चन, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं
कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या रिएक्शन होता है, ये वाला देखो, अगर एसीटोन का रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड O का रिएक्शन हम कराएं NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2 से, ओके, ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है, ये वाटर रिलीज हुआ, तो बताइए इस केस में यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N से अटैच्ड होगा NHC डबल बॉन्ड O CH3, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन, ठीक है। सेमी कार्बेसाइड से क्या बनता है, सेमी कार्बेजोन। तो हमसे बस ये पूछा हुआ है कि जो सेमी कार्बेजोन होता है, एसीटोन का सेमी कार्बेजोन, उसमें टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होंगे, तो बस नाइट्रोजन काउंट कर लो। तो फर्स्ट नाइट्रोजन ये रहा, सेकेंड नाइट्रोजन ये रहा, और एक और यहां पर होगा, ये CH3 मैंने जो लिखा है, ये CH3 नहीं होकर यहां पर कौन अटैच्ड होगा, NH2 होगा, तो एक नाइट्रोजन यहां पर ये भी होगा, तो टोटल नाइट्रोजन यहां पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3। और देखिए ये इसका रिटर्न सॉल्यूशन ये दे रखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, एसीटोन सेमी कार्बोसाइड वाटर रिलीज हुआ से ये बना, बस इसमें देख लो सेमी कार्बोजोन में नाइट्रोजन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। The spin only magnetic moment value for the complex COCN का हॉल 6 4 माइनस, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें, कोबाल्ट +2, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो एक्साइटेड हो जाएगा। 3D में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा पेयरिंग के बाद और वो एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, 4D में। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4D में रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, स्पिन ओनली 1.73 यानी √3। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपको SO3 का पार्शियल प्रेशर दिया है, O2 का दिया है और ये दिया है, 2 किलो पास्कल में दिए हैं, 1 पास्कल में दिया है। तो आपको पता है Kp का वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, अगर Kp का वैल्यू अपन ऐसे लिखते हैं, और अगर इसमें देखें कि भाई इसका देखो, इसका किलो पास्कल, इसका किलो पास्कल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ यूनिट जो आ जाएगा पास्कल इनवर्स में आ जाएगा। ओके, सो आप देखिए कि यहाँ से अगर अपन ने इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू, ये देखिए ये यहाँ वैल्यू रख दिया 45 किलो पास्कल, इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, या 530 सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, यानी ये पास्कल इनवर्स में आया। क्लियर। अब आप एक बार क्वेश्चन को अगर नजर दौड़ाएंगे तो क्वेश्चन में दिया है 10⁻⁻2 में, ठीक है, तो 10⁻⁻2 में अगर दिया है, तो अगर इसको 10⁻⁻2 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए, आपको 10⁻⁻2 बनाना, तो 10⁻⁻2 में तो इसका समझ में आ रहा है कि भाई इसको और आगे ले जाना पड़ेगा, तो आगे ले जाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा। एनटीए ने इसका आंसर अलग दिया है, चेक करिए, यहां से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई पास्कल है, अच्छा पास्कल दिया है, और अगर देखो यहाँ पे चक्कर ये हो रहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ 10⁻⁻2 लिखा है, यूनिट नहीं लिखा, यूनिट लिखना चाहिए कि भाई यूनिट क्या है, तो ये अगर इसको एटीएम कर दें, एटीएम इनवर्स, तो 1 पास्कल में एटीएम, आप पता है कि भाई 1 पास्कल में जो है आपको पता है कि अगर हम 1 एटीएम की बात करें तो 1 एटीएम में 10⁵ पास्कल्स होते हैं। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर अपन 10⁵ मल्टीप्लाई कर दें तो 10⁵ तो एटीएम इनवर्स हो जाएगा, एटीएम इनवर्स इतना आएगा, लेकिन 10⁻⁻2 में दिया है, समझो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, तो डिवाइड वाला हो जाएगा ऊपर 10⁻⁻2, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17228 आएगा, तो 17228। अच्छा एक बात और बता दें,
यहां पे अगर हम ये बात करें कि एग्जैक्ट नहीं होता 10 की पावर -5, जो 10 की पावर 5 होता है, अगर हम कहें कि भाई एक अगर बात ये करें कि एक एटीएम और पास्कल का जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली 1 वाला नहीं है, 10 की पावर 5 का जो फैक्टर होता है वो 0.98 समथिंग है, तो अगर आंसर देखोगे तो कुछ और ही आएगा, बट एनटीए ने जो आंसर दिया उसके हिसाब से देखोगे तो उसने 10 की पावर 5 वाला फैक्टर लिया है और उसके हिसाब से आंसर ये बन जाएगा। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है द इनएक्टिवेशन रेट ऑफ वायरल प्रिपरेशन, अपनी शीट का क्वेश्चन है, अगर किसी के पास शीट हो तो देखना, अपनी शीट का क्वेश्चन है। करा है कि फर्स्ट मिनट में 10% कंप्लीट हो जाता है। आंसर आ गया सीधे भाई, के का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 2.303/1 लॉग इनिशियल 100 मान लीजिए, 10% फिनिश हो गया तो 90 बच गया। चेक करो, लो आंसर चेक करो, आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, देख लो। क्लियर? ठीक है।